अब हम करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड की बॉडी में लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये अपने एनसीईआरटी के दो डायग्राम हैं। देखो ये है बॉडी की वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मतलब कोई इंसान हमारी तरफ अपना फेस करके खड़ा है ना, ये उसकी चेस्ट वाली साइड है। और ये उसी इंसान की है क्या, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड यानी कोई इंसान हमारी तरफ अपनी पीठ करके यानी कमर करके खड़ा हुआ है, तो ये देख रहे हैं। अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देख लो। देखो ये अपनी क्या है, ट्रेकिया है। ये अपनी क्या है, ट्रेकिया है ना। अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देखें तो वेंट्रल साइड में कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यही हम डोर्सल साइड पे देखेंगे तो देखो इसको पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। और डोर्सल साइड पे हमें ये क्या दिख रहे हैं, अपने पैराथायराइड ग्लैंड दिख रहे हैं। ये पैराथायराइड ग्लैंड दिख रहे हैं, है ना। पैराथायराइड को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थायराइड ग्लैंड को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि थायराइड ग्लैंड कैसा कैसा सा है शेप में, है ना। तो इसी का मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है थायराइड ग्लैंड का ही, कि कुछ इस तरीके का थायराइड ग्लैंड अपना कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, लोब होते हैं। दो लोब प्रेजेंट है। देखो यहां पे दिख रहे हैं ना, एक ये अपना लोब हो गया, एक ये अपना लोब हो गया, और दोनों लोब आपस में कनेक्टेड है एक कनेक्टिव टिश्यू से। दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड है एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम हमने दिया इस्थमस। ठीक है, हम थायराइड ग्लैंड को देख रहे हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर लोब्स प्रेजेंट हैं, और ये दोनों लोब क्या है, अपने एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, जिसका नाम हमने दिया इस्थमस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक लोब को, है ना, इसको तय कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। ये हमने थायराइड ग्लैंड को जूम करके देख लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरी एक एक बात पे ध्यान देना, बिल्कुल फोकस करके सुनना, बिल्कुल फोकस, एक एक चीज अपने आप खुल जाएगी। देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा क्या है, एक फॉलिकल है। ये पूरा क्या है, एक फॉलिकल है। ये पूरा एक फॉलिकल, ये पूरा एक फॉलिकल, जो रेड कलर वाला है ना। थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉलिकल, ये पूरा एक फॉलिकल किससे मिलके बना है, ये बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है। देखो ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल। ठीक है, तो एक फॉलिकल बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है, और कौन सी सेल, फॉलिकुलर सेल से मिलके बना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स ने मिलके एक फॉलिकल बना दिया, और फॉलिकल के अंदर क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। ये बातें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है कि फॉलिकल किससे मिलके बना, फॉलिकुलर सेल्स से, और बीच में क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। ये फॉलिकल की बात अपनी क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि इन फॉलिकल्स के बीच जो ये स्पेस, ये ब्लैक कलर का जो स्पेस सा प्रेजेंट है, इसको हमने बोल दिया स्ट्रोमल टिश्यू। ये पूरा ब्लैक कलर का बीच में जो पड़ा हुआ है, एक तरीके से मैट्रिक्स के जैसे, ये अपना है स्ट्रोमल टिश्यू है। ठीक है, अब यहां पे फॉलिकल सेल के साथ एक और टाइप की सेल प्रेजेंट होती है ना। मैं ये एक रफ डायग्राम है, ये ब्लू कलर की जो मैंने दिखाई है, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की, ये कौन सी है, पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। दूसरी कौन सी सेल्स हैं, पैराफॉलिकुलर। देखो फॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल, दो टाइप की सेल है। और क्या है, बीच में ये जो है टिश्यू पड़ा हुआ है, ये मैट्रिक्स जैसे, ये अपना है स्ट्रोमल टिश्यू, ये अपना है स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, तो अभी अभी हमने बात की कि थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल प्रेजेंट है। एक तो फॉलिकुलर सेल जिन्होंने फॉलिकल बना दिया, और एक पैराफॉलिकुलर सेल, है ना। तो यही बात मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। एक तो होगी अपनी फॉलिकुलर सेल्स, और दूसरी हो गई अपनी पैराफॉलिकुलर सेल। ठीक है, अब हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। देखो जो अब फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करेंगी। कौन सा, एक T3 और एक T4। और T3 का मतलब क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। देखो T3 मतलब ट्राई, और 4 हो गया मतलब टेट्रा हो गया। तो ये ट्राई आयोडोथायरोनिन, और ये है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो ये तो होगी बात फॉलिकुलर सेल्स की। और पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, TCT यानी थायरो
कैल्सीटोनिन। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक बहुत सुपर हिट क्वेश्चन आता है कि थायरोक्सिन किसको बोलते हैं, थायरोक्सिन T3 को बोलते हैं या T4 को बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सा लॉजिक लगाना। देखो T3 और T4 में से अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन है, तो ये 4 है तो ये बड़ा हो गया, T4 बड़ा है तो थायरोक्सिन किसको बोलते हैं, अपने T4 को बोला जाता है। सारी बातें क्लियर है। थायराइड ग्लैंड में दो टाइप की सेल होती है, फॉलिकुलर सेल एंड पैराफॉलिकुलर सेल, है ना। और फॉलिकुलर सेल कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन प्लस टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये दो हार्मोन है फॉलिकुलर सेल के। और थायरोक्सिन किसको बोला जाता है, अपने T4 को ही बोला जाता है। और इधर पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे, TCT यानी थायरोकैल्सीटोनिन। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत सुपर हिट बात है कि आयोडीन, आयोडीन इसेंशियल होता है किसके लिए, थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये बात वैसे जनरल नॉलेज की है, सबको पता भी होती है कि थायराइड हार्मोन का और आयोडीन का कोई लेना देना होता है ना। आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाए, है ना, बोलते हैं ना आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड की बीमारी होगी। तो ये है कि आयोडीन थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अब याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास आएंगी डिजीज। डिजीज कैसे, देखो सिंपल सी बात है, थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाए, कमी मतलब हाइपो, ये अपने पास एक केस बनेगा। दूसरा केस बनेगा कि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, ज्यादा मतलब हाइपर, है ना। तो कमी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म और ज्यादा हो जाए तो हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। अब हाइपो और हाइपर के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर इनके रिलेटेड जो बीमारी है हमसे पूछी जा सकती हैं वो मैं यहां पे आपको ट्रिक की हेल्प से यहां पे बता देता हूं ना। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। और फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में और इसके बारे में फिर वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास बीमारियां हैं, गोइटर, मिक्स एडिमा, क्रिटिनिज्म, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। अब इनमें से अगर एनसीईआरटी में आप ढूंढने जाओगे तो क्रिटिनिज्म वहां पे लिखी हुई है और ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ठीक है। पर यहां पे मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी, है ना। देखो आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये ट्रिक है हाइपोथायरॉयडिज्म की, कि गोइटर, मिक्स एडिमा एंड क्रिटिनिज्म, ये होगी अपनी हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारियां। इतने पे बात को आपको बिल्कुल पैक कर देना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी। और इधर हाइपर की बात करें तो सिर्फ एक ही याद रख लेना, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैं यहां पे आपको एक लॉजिकल बात बता दूं कि कॉमन सेंस की बात, कि जब किसी इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना तो उसका वजन बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, वो मोटा होता जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात याद रखना। और इधर हाइपर की बात कर ले तो हाइपर में इंसान का वजन कम होता है, उसका वेट घटता है, वो पतला होता जाएगा। हाइपो में मोटा होता जाएगा, हाइपर में वो पतला होता जाएगा। इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में देखेंगे कि हाइपो के बारे में क्या दिया है, हाइपर के बारे में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। देखो एक एक लाइन पे बिल्कुल मेरे साथ रहना, है ना, इसको देख के भागना मत, बस एक एक लाइन पे बिल्कुल मेरे साथ रहना, एक एक चीज को समझाऊंगा। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है ना, आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में बच्चा है ना, तो उसमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो सीधी सी बात है यार, उसके बच्चे में भी क्या हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, मतलब थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। अब थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से जो इस महिला के पेट में बच्चा है उसकी क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट और उसकी मैच्योरेशन, डेवलपमेंट और उसकी मैच्योरेशन में गड़बड़ी आ जाएगी, है ना। डिफेक्टिव मैच्योरेशन होगी, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, है ना। उस बच्चे में क्या आ जाएगी, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन अच्छे
से नहीं हो पाएगी। अब इसकी वजह से उसमें क्या क्या बीमारियां उसको झेलनी पड़ सकती है। स्टंटेड ग्रोथ है ना, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, कम ग्रोथ होगी। क्रिटिनिज्म है ना, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली भी उसको फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा वो कम दिमाग वाला होगा। लो आईक्यू होगा है ना, वो ये फिर वो इंटेलिजेंस उसमें कम होगी। अब नॉर्मल स्किन उसकी हो सकती है। डेफ म्यूटिज्म, ये सब चीजें उसको झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि प्रेग्नेंट महिला के पेट में जो बच्चा है उसको ये चीजें देखनी पड़ सकती है। बट अगर अब एनसीईआरटी में एक अलग से लाइन लिखी हुई है कि अगर एक अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो सारी बातें किसके लिए थी, उस बच्चे के लिए हम कर रहे थे। बट ये जो बात है ना, ये एक अडल्ट वुमेन के लिए है, अलग से बात की जा रही है कि अगर किसी एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म होती है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है। इससे ज्यादा एक भी पॉइंट एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाइपो का तो यहां पे अपना खत्म हो गया, बस क्रिटिनिज्म आपको यहां एक वर्ड देखने को मिलेगा, इससे अलग कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हाइपर की। अब बात करने जा रहे हैं हम हाइपर की। देखो, हाइपर का मतलब क्या है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाए। डिजाइन देख रहे हो, डिजाइन बहुत मस्त बनाया आज मैंने, है ना, और आगे से ऐसे ही मस्त वाले डिजाइन बनाऊंगा और भी ज्यादा मस्त। ठीक है, देखो हाइपर थायरॉयडिज्म की हम बात कर रहे हैं, हाइपर की। तो हाइपर में एक बात तो क्लियर है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे। देखो पूरा लॉजिक समझा करो, एक एक बात का मैं क्या बोलना चाहता हूं, किस लिए बोलना चाहता हूं। हाइपर का मतलब है कि थायराइड हार्मोन अपने ज्यादा हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे तो थायराइड ग्लैंड भी तो अपना बड़ा हो जाएगा, है ना। थायराइड ग्लैंड जब अपना बड़ा होगा उसमें नॉर्मल से ज्यादा सेल्स हो जाएंगी, तभी तो वो ज्यादा हार्मोन क्रिएट करेंगे, है ना। अब ये पूरा लॉजिक पे समझते हैं। देखो अगर किसी के थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी के थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, कैंसर का मतलब वो इशारा कर रहा है कि रैपिड डिवीजन ऑफ सेल हो जाए ना। अब नॉर्मल डिवीजन हो रही है थायराइड ग्लैंड में, है ना, बहुत सारी सेल डिवीजन हो रही है। अब थायराइड ग्लैंड की क्या है, बहुत सारी सेल्स बन चुकी है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा, है ना। तो बहुत ज्यादा सेल्स बन गई तो वो हार्मोन भी तो ज्यादा सिक्रीट करेंगी, तो क्या होगा, अब नॉर्मल हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना। कैंसर हुआ, सेल बहुत ज्यादा हो गई, सेल ज्यादा हो गई तो हार्मोन भी ज्यादा हो गया, और थायराइड हार्मोन का ज्यादा होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अपनी हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। अपने को पूरा लॉजिक समझ में आ गया। अब हाइपर थायराइडिज्म के रिलेटेड एनसीईआरटी में एक ही बीमारी दी हुई है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव डिसीज। ठीक है, देखो एक एक वर्ड को यहां समझते हैं। देखो ग्रेव का मतलब क्या होता है, मुर्दा। ग्रेव का मतलब होता है मुर्दा, है ना। ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान, और ग्रेव मतलब मुर्दा। पहली बात यहां क्लियर है। और यहां क्या है, एक्सोप्थेल्मिक। देखो ऑप्थेल्मिक क्या होता है, ऑप्थेल्मिक वर्ड यूज होता है आंखों के लिए, आईज के लिए। एक्सो मतलब बाहर, है ना, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक मतलब क्या है, आंखों के लिए, मतलब उसकी आंखें बाहर आ चुकी हैं। और ग्रेव मतलब मुर्दा, मतलब इंसान की आंखें इतनी बाहर आ चुकी है कि वो मुर्दे जैसे लग रहा है ना, मोटी मोटी आंखें हो गई। अब मेरा एक बात मैंने बोली थी वो याद करो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में इंसान मोटा हो जाता है और हाइपर में इंसान बहुत पतला हो जाता है। अब इंसान बहुत ही पतला होता जाएगा तो उसकी आंखें क्या है, आपको बाहर दिखाई देंगी, है ना, वो एक तरीके से मुर्दा दिखाई देगा। इसीलिए इस बीमारी का नाम ये पड़ता है ना। तो सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट तो होगी ही होगी, है ना। देख लो हम यहां कर रहे थे, हाइपर में क्या है, बड़ा ग्लैंड हो जाएगा, सेल डिवीजन होगी, तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। दूसरा क्या है, प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल्स जो है वो बाहर की तरफ आ चुकी है, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब इंक्रीज्ड बीएमआर। देखो थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। ठीक है, अब थायराइड, देखो मैंने क्या बोला, थायराइड, एक एक बात को यार जल्दी मत मचाया करो, एक एक चीज को ना आराम से सुनना है, उसको समझना है। देखो मैंने क्या बोला कि थायराइड हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब अगर हाइपो कंडीशन आ जाएगी, मतलब थायराइड
हार्मोन में कमी आ गई तो क्या हो जाएगा, अपना बीएमआर भी कम हो जाएगा, है ना। देखो थायराइड हार्मोन में कमी आएगी तो बीएमआर भी कम हो जाएगा, और थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए, हाइपर कंडीशन आ जाए, तो बीएमआर भी अपना इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या है, अपना हाइपर कंडीशन है तो बीएमआर भी इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने अभी भी बोला था कि वेट लॉस मतलब इंसान पतला हो जाएगा हाइपर कंडीशन में, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई अपनी, हाइपो भी खत्म है, हाइपर भी खत्म है। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड हार्मोन के फंक्शंस की, ठीक है। देखो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस मतलब बेसिकली वो बोलना क्या चाह रहा है, T4 और T3 का फंक्शन बता रहा है। मेनली तो अपना T4 ही होता है, जो थायरोक्सिन होता है, ये तो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, बीएमआर रेगुलेशन, बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन करता है। ये तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने अभी अभी बताया था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन, यही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है। दूसरा फंक्शन अपनी एनसीईआरटी में दिया आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में भी इसका लेना देना होता है। तीसरा फंक्शन क्या है, पीसीएफ का मेटाबॉलिज्म, पीसीएफ यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का मेटाबॉलिज्म कराएगा। और फोर्थ फंक्शन इसका है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब एक मजे की बात बताता हूं, हमें सबको ये बीएमआर तो याद रह जाएगा, बट ये तीनों पक्का हम भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि थायराइड का और इनका कोई लेना देना बन नहीं रहा, है ना। नेचुरली सोच के देखो माइंड में, इनका कोई लेना देना थायराइड के साथ बनेगा नहीं, और ये हम भूल जाएंगे। तो इनको याद रखना है, आरबीसी प्रोडक्शन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म, और क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये बातें, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो अपना क्या है, T3 T4 क्लियर है, मतलब फॉलिकुलर सेल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं पैरा फॉलिकुलर के हार्मोन यानी टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन देखो इसके नाम में आ रहा है कैल्सी, कैल्सी मतलब कैल्शियम, इसके नाम में ही आ रहा है कैल्सी मतलब कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करता है। और अच्छे से अगर आप याद रखो तो ये हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। ऐसे याद रखना कि टीसीटी क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को घटा देगा, कम कर देगा। हाँ, मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं, इसको ऐसे ही याद रखना। पैराथायरॉइड में भी फिर अपने को मजा आ जाएगा कि टीसीटी क्या करता है, एक हाइपोकैल्शियम, हाइपो मतलब कम कर देगा, किसको, कैल्शियम मतलब कैल्शियम को ब्लड में ये कम कर देता है। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं किसकी तरफ, पैराथायरॉइड हार्मोन की तरफ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो पैराथायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन देख लेते हैं। हमने थायरॉइड ग्लैंड में देखा था कि ये बॉडी की वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड। वेंट्रल साइड मतलब ये बंदा हमारी तरफ अपनी चेस्ट करके खड़ा है, और ये बंदा अपनी डोर्सल यानी ये बंदा अपनी पीठ यानी कमर करके हमारी तरफ खड़ा हुआ है। तो हम किसी इंसान को उसकी कमर की तरफ से देखते हैं तो उसके देखो ये ट्रेकिया है, ये गर्दन के पीछे यहां ये है क्या, अपना थायरॉइड ग्लैंड, और पीछे से यहां पे थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर ही ये क्या दिखेंगे अपने को, चार क्या दिखेंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखेंगे ना, चार दिख रहे हैं कि देखो ये अपना थायरॉइड ग्लैंड का एक लोब था, ये थायरॉइड ग्लैंड का दूसरा लोब था, है ना। तो दो हैं एक लोब के ऊपर, दो हैं एक लोब के ऊपर, तो चार अपने पास पैराथायरॉइड ग्लैंड है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हार्मोन की बात करें तो इसका नाम ही क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो इसके हार्मोन का भी नाम क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन। सिंपल सी बात है, इसको पीटीएच भी बोल देते हैं, पी से पैरा, टी से थायरॉइड, एच से हार्मोन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका फंक्शन सिर्फ एक ही याद रखना है कि पैराथायरॉइड हार्मोन यानी पीटीएच जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, इसीलिए वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। अब इसके साथ ही मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अपना जो थायरोकैल्सिटोनिन था वो क्या कर रहा था, वो एक तरीके से कैल्शियम को कम कर रहा था, वो हाइपोकैल्सिमिक था। हाइपो मतलब कम, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, ठीक है। और ये कैसा है, हाइपर कैल्सिमिक। हाइपर मतलब ज्यादा और कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम को बढ़ाएगा और ये कैल्शियम को कम करेगा, है ना। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन क्या है, दोनों कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कर रहे हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो हमने कर ली कि ये कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। अब कैसे बढ़ाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा कैसे। ठीक है, तो अब एक जनरल नॉलेज से जनरल नॉलेज लगा के देखो कि बॉडी में कैल्शियम कहां कहां पे बढ़ सकती है। देखो सिंपल सी बात है, हमारे यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम वेस्ट जा रहा है, हम उसको क्या है, हम कैल्शियम का क्या है, रीअब्जॉर्प्शन यूरिनरी ट्रैक में हम बढ़ा देंगे ना, रीनल ट्यूब्यूल्स में। पहला रास्ता ये है। दूसरा ये है कि हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू थोड़ा बहुत कैल्शियम जा रहा है, हम उसका वहां भी उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ना, डाइजेस्टिव ट्रैक में उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ना। मेरी बातों पे ध्यान देना कि मैं क्या रिलेट करना चाहता हूं। हमने यूरिनरी ट्रैक से रीअब्जॉर्ब कर लिया कैल्शियम को, मतलब बॉडी के अंदर बढ़ा दिया। हमने डाइजेस्टिव ट्रैक से उसको अब्जॉर्ब कर लिया है ना, उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, मतलब उसको बॉडी के अंदर हम बढ़ा रहे हैं, ब्लड के अंदर हम अब बढ़ा रहे हैं। और तीसरा क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना है। तीसरा अपना कहां होता है कैल्शियम, हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है। आपने सुना है ना कि किसी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो मतलब उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, तो हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो अब ये क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, एक तरीके से इन हड्डियों को डिसॉल्व करने लग जाएगा ना, बोन डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, मतलब बोन से वो कैल्शियम उठा के कहां डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाना। वो कैसे भी बढ़ाए है ना, तो वो तीन रास्ते से बढ़ाएगा। कैसे कैसे बढ़ाएगा, ये तो रीनल ट्यूब्यूल से उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक से उसकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। तीसरा क्या है, बोन्स के पास बहुत सारा कैल्शियम है तो बोन्स से वो कैल्शियम उठा के ब्लड में डाल देगा। कुल मिला के वो ब्लड में बढ़ा रहा है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ना, तो थाइमोसिन्स वो रिलीज करता है। थाइमोसिन्स मैंने दो साइड लिख दिया कि ताकि एक साइड खाली ना रहे ना, एक साइड खाली रह जाएगी तो बुरा मान जाएगी। तो थाइमस का हार्मोन्स कौन से हैं, थाइमोसिन्स है, थाइमोसिन्स है। ठीक है, अब मैंने यहां तीन एरो लगाए हैं। ये तीन एरो क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में थाइमस के रिलेटेड सिर्फ तीन ही पॉइंट दिए हुए हैं, इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लेना। सबसे पहला पॉइंट है थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ा आइडिया क्या लग रहा है, देखो एओर्टा के पास, मतलब सबसे बड़ा आइडिया यहां पे लग रहा है कि थाइमस जो अपना है वो हार्ट के पास सिचुएटेड होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थाइमस की लोकेशन कहां है, अपने हार्ट के पास है, अपने दिल के पास है। ठीक है, अब सेकंड अपना पॉइंट है कि जो ये थाइमोसिन्स हैं जो कहां से रिलीज हुए हैं, थाइमस ग्लैंड से रिलीज हुए हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो थाइमोसिन्स का फंक्शन होता है इम्यूनिटी को डेवलप करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनेगा। देखो इम्यूनिटी अपने पास दो टाइप की होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI और एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी HI। ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि थाइमोसिन्स जो है या थाइमस ग्लैंड बोल लो, उसका लेना देना सेल मीडिएटेड के साथ होता है या ह्यूमोरल के साथ होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब इसका आंसर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल मीडिएटेड में भी उसका लेना देना है और ह्यूमोरल में भी उसका लेना देना है। दोनों टाइप की इम्यूनिटी को वो डेवलप करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे करता है, सेल मीडिएटेड को कैसे करेगा, ह्यूमोरल को कैसे करेगा। देखो सेल मीडिएटेड को कैसे करता है, टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये तो हो गया अपना सेल मीडिएटेड। अब ह्यूमोरल में हम सबको पता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या आती है, अपनी एंटीबॉडीज आती हैं, तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को ये प्रमोट करेगा ना। तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी में इसका लेना देना हो गया। सेल मीडिएटेड में कैसे टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करेगा और ह्यूमोरल में कैसे एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट थाइमस के बारे में एनसीईआरटी में क्या है कि ओल्ड एज, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे
जैसे इंसान बूढ़ा होता है या बूढ़ी होती है, कुछ भी ले लो, है ना, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, जो ये थाइमस ग्लैंड है ना, ये डीजनरेट होने लग जाता है, ये डीजनरेट होने लग जाता है। ठीक है, अब एक कंडीशन इमेजिन करो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थाइमस अपना डीजनरेट हो रहा है। अब थाइमस जब डीजनरेट होगा तो थाइमोसिन्स में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो थाइमोसिन्स का फंक्शन क्या था, इम्यूनिटी को डेवलप करना। अब थाइमोसिन्स में कमी आ गई तो इम्यूनिटी अपनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। मतलब अब एक मेरी बात याद करो, जो नॉर्मल आप यूज भी करते हो कि बूढ़े आदमियों की इम्यूनिटी कमजोर होती है ना, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, सारी बातें क्लियर होगी। थाइमस के बारे में यही पॉइंट है, इससे अलग पॉइंट नहीं है। हार्मोन क्या है, थाइमोसिन्स, दूसरा क्या है, लोकेशन है अपना, तीसरा क्या है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, और ओल्ड एज में वो डीजनरेट हो जाता है, इसलिए इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये है अपना पैंक्रियास, ये है अपना पैंक्रियास। ठीक है, अब यहां पे देखो, पैंक्रियास जो अपना ग्लैंड होता है उसमें एक मजे की बात होती है कि उसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और उसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है। देखो सिंपल सी बात है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब इस चैप्टर में, हार्मोन वाले चैप्टर में अपने काम का कौन सा है, पैंक्रियास का एंडोक्राइन वाला पोर्शन। तो एक्सोक्राइन कहां पे था, तो एक्सोक्राइन था पैंक्रियास का कहां पे, जो हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक के जो भी पैंक्रियास के एंजाइम्स है वो वहां पे डाइजेशन वाले में आ जाएगा। ठीक है, एक और बात यहां पे याद रखेंगे कि पैंक्रियास का 98 to 99% पोर्शन कौन कवर करता है, अपना एक्सोक्राइन पार्ट, और एंडोक्राइन में सिर्फ छोटा सा पोर्शन 1 से 2% ही पोर्शन होता है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का फ्लो पकड़ेंगे। अब क्या है, एनसीईआरटी का फ्लो पकड़ेंगे। देखो पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन में क्या होते हैं, 1 से 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन क्या होते हैं, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, है ना, या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, कुछ भी बोल लो। एक बार फिर से फ्लो पकड़ते हैं अपना कि पैंक्रियाज में क्या होता है, 1 to 2% अपना एंडोक्राइन पोर्शन होता है, और ये एंडोक्राइन पोर्शन किससे मिलके बना है, 1 से 2 मिलियन इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस से मिलके बना है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस की बात करें तो इनके अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 2 टाइप की सेल, कौन सी, एक अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। ठीक है, अब अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकागोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 स्टार 30 स्टार लगा लेंगे। और बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, इंसुलिन रिलीज करेगी। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या था इस चैप्टर में, हार्मोन चाहिए थी, और इन हार्मोन का हमें फंक्शन पढ़ना है। एक बार फिर से करते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन किससे मिलकर बना है, 1 से 2 मिलियन इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस से, और इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस में 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, एक अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, ग्लूकागोन, और दूसरे टाइप की सेल है बीटा सेल्स, जो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगी, इंसुलिन सिक्रेट करेगी। अब बेसिकली हमें करना क्या है कि ग्लूकागोन का फंक्शन क्या होता है और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, तो इनकी कंफ्यूजन से बचाने के लिए आप कुछ इस तरीके से इसको याद रखना, ये अपना है इंसुलिन, ये अपना है ग्लूकागोन, है ना। इंसुलिन किसने सिक्रेट किया था, अपने बीटा सेल्स ने, ग्लूकागोन किसने, अल्फा सेल ने। देखो बेसिकली होता क्या है, इंसुलिन भी और ग्लूकागोन भी ये किससे रिलेटेड है, अपने ग्लूकोज से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, ग्लूकोज को मेंटेन करने के रिलेटेड है दोनों हार्मोन। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करेंगे, तो इनको देखो याद करने का तरीका बताता हूं, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएंगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। मैंने पहली बात क्या बोल रही कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों क्या करेंगे, ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं बॉडी में, पहली बात बोली। और दूसरी बात क्या बोली कि इनको याद कैसे रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन है और ग्लूकागोन जो है वो हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन है। अब हाइपोग्लाइसिमिक का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसिमिक मतलब ग्लूकोज को जो कम कर देगा, कहां पे, ब्लड के अंदर, पहली बात। दूसरी बात इधर करें, हाइपरग्लाइसिमिक, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसिमिक मतलब ग्लूकोज को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, कहां पे, अब ब्लड के अंदर। इतनी बातें हम क्लियर कर चुके हैं कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन है, मतलब ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को
को कम कर देगा। और दूसरी तरफ हम इसका एक और पॉइंट याद रख ले कि अगर ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज को कम कर देगा तो सेल के अंदर क्या है, बढ़ा देगा। सिंपल सी बात याद रखेंगे, इसके ऑपोजिट है कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज कम होगी तो वो कहां घुस जाएगी, सेल्स के अंदर घुस जाएगी। और इधर ग्लूकागोन में बात करें तो ये हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब ब्लड के अंदर इसने ग्लूकोज को बढ़ा दी। तो जाहिर सी बात है ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ेगी वो कहां से आएगी, सेल से। हाँ, मतलब सेल के पास नहीं पहुंच रही, मतलब सेल में कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, चीजें बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है। ब्लड में घटेगा तो सेल में बढ़ जाएगा ग्लूकोज, इधर ब्लड में बढ़ेगा तो सेल में घट जाएगा अपना ग्लूकोज। ठीक है, अब इनको याद करने का एक मैं तरीका बताता हूं याद करने का। ये वाला आप फ्लो याद रखना कि ब्लड, लीवर, पैनक्रियाज, ब्लड, लीवर, पैनक्रियाज, इनमें रिलेशन कैसे दिखाना है ये देखते हैं। देखो, पैनक्रियाज से क्या रिलीज होंगे, अपना इंसुलिन भी और अपना ग्लूकागोन भी। ठीक है, अब देखो मेरी बातें इमेजिन करो। अगर मैं पहली कंडीशन बोल रहा हूं, अगर ब्लड के, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, हमें उस ग्लूकोज को कम करना है ना। तो ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है, हाइपोग्लाइसेमिक। देखो, ब्लड के अंदर अगर बढ़ जाए तो ब्लड के अंदर कम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। तो पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज कर देगा। अब इंसुलिन क्या करवाएगा, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम कर देगा और सेल में बढ़ा देगा। और सेल भी कौन सी, अपनी लीवर की सेल्स, हेपेटोसाइट्स, है ना। मतलब क्या है, जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा था, लीवर उस ग्लूकोज को उठा लेगा, है ना। ब्लड में कम हो जाएगा और लीवर की सेल्स में बढ़ जाएगा। ये पहली कंडीशन है जो हमने बात की कि ग्लूकोज अगर बढ़ जाए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करें कि अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए, है ना, घट जाए, तो क्या होगा। अब देखो, ब्लड में ग्लूकोज अगर कम हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अब ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता कौन है, अपना ग्लूकागोन बढ़ाता है, ग्लूकागोन, है ना। तो क्या होगा, पैनक्रियाज अपना ग्लूकागोन रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो, लीवर सेल्स के पास क्या पड़ा था, अपना ग्लूकोज पड़ा था। तो लीवर सेल से उठा के ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देगा। अब लीवर सेल से उठाएगा तो लीवर सेल्स के पास ग्लूकोज कम हो जाएगा और ब्लड में अपना इंक्रीज हो जाएगा ना। बिल्कुल रिलेट हो गई सारी चीजें। अब देखो, कुछ कंडीशंस आप इमेजिन करो कि मान लो मैं आज खाना नहीं खाता, मतलब मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो आज का दिन तो मेरी बॉडी जैसे तैसे उसको मेंटेन कर लेगी, है ना। या फिर दूसरी कंडीशन, मैं किसी शादी में गया और मैं बहुत सारे रसगुल्ले खा गया, गुलाब जामुन खा गया, मतलब मेरी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज चला गया, तो उसको भी मेरी बॉडी किसी तरीके से मेंटेन कर लेगी। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन। बट अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, है ना, हमारी बॉडी में कोई अब बीमारी हो जाए, तो हमारी बॉडी में मान लो इंसुलिन की कमी हो गई। अब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो इंसुलिन कर क्या रहा था, अब ब्लड में ग्लूकोज को कम कर रहा था। तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज कम नहीं हो पाएगा, अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अब ब्लड में ग्लूकोज बहुत दिनों तक, है ना, प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन, बहुत दिनों तक अगर बढ़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज अपने यूरिन में भी दिखाई देगा, है ना। देखो, मैंने क्या बोला कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन अगर ऐसी हो जाए कि हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज ब्लड के साथ यूरिन में भी अपना दिखाई देगा। और ये किसका इंडिकेटिव है, डायबिटीज का इंडिकेटिव है। डायबिटीज कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस, है ना। और एक डायबिटीज होती है, दूसरी डायबिटीज इंसिपिडस होती है। वो हमने कहां पढ़ी थी, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाले में, और ये डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इधर इससे रिलेटेड है। और क्या है, ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज के साथ साथ यूरिन में कीटोन बॉडीज भी दिखती हैं। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ग्लूकोज के साथ साथ यूरिन में कीटोन बॉडीज भी नजर आएंगी। अब नेक्स्ट अपना ग्लैंड है कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड। देखो, जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, किडनी के जस्ट ऊपर, और इसीलिए इसको बोल देते हैं हम सुप्रारीनल ग्लैंड। देखो, सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो कौन सा हो गया, सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना, एड्रीनल ग्लैंड। देखो, अब एड्रीनल ग्लैंड को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, दो पोर्शन। एक तो हो गया कोर्टेक्स जो बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा, और मेड्यूला जो अंदर वाला, है ना। ये तो एक यूनिवर्सल सी चीज़ है, जो कि कोर्टेक्स होता है हमेशा बाहर वाला पार्ट होता है, और मेड्यूला जो होता है वो
अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जो कॉर्टेक्स है वो एड्रीनल ग्लैंड का 80 to 90% पोर्शन बनाता है और मेड्यूला कितना 10 to 20% पोर्शन बनाता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, बहुत जरूरी है, जो कॉर्टेक्स होता है ना, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो मिजोडर्मल इन ओरिजिन है और मेड्यूला कैसा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से करते हैं, कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर मेड्यूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखो हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, आउटर, मिडल और इनर, ठीक है। आउटर कौन सा है, जोना, आउटर कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल कौन सा है, जोना फेसिकुलेटा और इनर कौन सा है, जोना रेटिकुलरिस। अब ये इनके क्या है, हार्मोन है, ये इनके हार्मोन है, कौन से, ग्लोमेरुलोसा का कौन सा है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, फेसिकुलेटा का है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और रेटिकुलरिस का है गोनेडोकॉर्टिकोइड, ठीक है। अब यहाँ पे इनको याद रखने की आपको एक सिंपल सी साधारण सी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो मयंक गांधी MG है ना, मयंक गांधी की GF यानी गर्लफ्रेंड, मयंक गांधी की GF कैसी है, गोरी है, GO यानी गोनेडोकॉर्टिकोइड्स, री मतलब रेटिकुलर, गोरी, ठीक है। देखो मयंक गांधी की GF कैसी है, गोरी है, ये इनकी सिंपल सी ट्रिक है। अब बारी बारी से बात करेंगे मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और इसके बारे में। देखो गोनेडोकॉर्टिकोइड्स को यहाँ पे आप स्किप कर दो, स्किप कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो इनको यहाँ स्किप कर दो। हम यहाँ ये 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। देखो मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स में जो हार्मोन है, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन, सबसे मेन हार्मोन है, वो कैसा है, एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब ये काम कहाँ करता है, मेनली एट, कहाँ करेगा, कहाँ काम करेगा, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट है ना, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे ये काम करेगा और यहाँ पे क्या करवाएगा, ये सॉल्ट एंड वाटर की अब्जॉर्प्शन कराएगा और एक्सक्रीशन किसकी कराएगा, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन की, ठीक है। याद रखेंगे एल्डोस्टेरोन कहाँ पे काम करेगा, DCT एंड CD यानी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, वाटर एंड सॉल्ट की क्या कराएगा, अब्जॉर्प्शन कराएगा और एक्सक्रीशन बाहर किसको रिमूव करेगा, निकालेगा किसको, पोटेशियम आयन को और फॉस्फेट आयन को। अब देखो सिंपल सी बात है, ये सॉल्ट की क्या करा रहा है, अब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, मतलब बॉडी के अंदर सॉल्ट को ये रिटेन कर रहा है, ठीक है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। देखो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का जो मेन हार्मोन होता है वो होता है कोर्टिजोल। मेन हार्मोन क्या होता है, कोर्टिजोल। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। देखो कोर्टिसोल से बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। मैं आपको काउंट करवा दूंगा कौन से कौन से। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, ये इसका फंक्शन है। देखो अब सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ेगा। देखो ऐसे याद रखना, सिंपल तरीके से ऐसे याद रखना, बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ेगा। अब बड़ा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अब पॉलीसैकेराइड जब टूटेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलेस्ट पार्ट में, मोनोसैकेराइड्स में जब टूटेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। कि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, कुल मिला के ग्लूकोज बना रहा है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड को हम तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली किस में टूटेंगे, ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड में वो टूटने वाले हैं। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा है ये, तो सिंपल सी बात है, ये ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ा रहा है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज की मात्रा को ये ब्लड में बढ़ा रहा है, ठीक है। अब फैट पे आ जाओ, मैंने क्या बोला था, ये बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ता है। पॉलीसैकेराइड को इसने तोड़ा और फैट को भी ये तोड़ देगा। अब फैट यानी लिपिड्स को तोड़ना मतलब लाइपोलिसिस, लाइपो मतलब लिपिड और लिसिस मतलब तोड़ना। प्रोटीन के भी सेम है, बिल्कुल प्रोटीन है उनको तोड़ देगा। देखो प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिसिस मतलब तोड़ देगा, है ना। तीनों को क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है, ठीक है। अब याद रखने लायक बात मैं फिर से बता दूं, याद रखने लायक बात क्या है, देखो फैट और प्रोटीन का आपको याद रह जाएगा। बस कार्बोहाइड्रेट में ये याद रखना है कि बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के या क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। और ग्लूकोज क्या है, वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ठीक है। और क्या है दूसरी बात, यहाँ पे लाइफ सेविंग हार्मोन किसको बोलते हैं हम, कोर्टिजोल को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
यहाँ पे इसका और भी फंक्शन, ये फंक्शन आपको याद रखना है, वो तो याद रह जाएंगे, ये आपको भूलने वाले हैं पक्का, ये अपने को याद रखने। इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, क्या, केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री से आएगा कोर्टिजोल, के से आया ये किडनी फंक्शन में भी अपना रोल प्ले करेगा, और क्या है, बी फॉर ब्लड याद रख लेना, ठीक है, बी फॉर बुक से ये ब्लड याद रख लेना, मतलब ब्लड के अंदर ये चीज़ें होने वाली है, उनमें भी कोर्टिजोल का बहुत अच्छा रोल होता है। कहाँ का, आरबीसी प्रोडक्शन में इसका रोल होता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में इसका रोल होता है। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब डब्ल्यूबीसी पे भी ये काम करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी, मतलब सारा ब्लड के रिलेटेड ही काम आ रहा है। केमिस्ट्री की बुक है ना, केमिस्ट्री, सी से कोर्टिजोल, के से किडनी, ये ब्लड में अपना आ गया, आरबीसी आ गई, ये कार्डियोवैस्कुलर भी ब्लड के रिलेटेड आ गया, और ये भी अपना क्या आ गया, डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड आ चुका है, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोल दूं कि एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स में कमी आ जाए, ये कमी का निशान है, अगर एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो जाहिर सी बात है अपनी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाएगी। क्रॉस यानी कांटा मारा हुआ है मैंने, गड़बड़ी का निशान यहां पे शो किया है ना। देखो एड्रीनल कोर्टेक्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्या लेना देना है ये हम देख चुके हैं, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स में कमी आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसी डिजीज को क्या बोलते हैं, एडिशन डिसीज बोलते हैं। एनसीईआरटी में दी हुई है, याद रखेंगे। अब एड्रीनल कोर्टेक्स के बाद बारी है एड्रीनल मेडुला की, ठीक है। देखो एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन्स रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि एड्रीनल मेडुला जो हार्मोन्स रिलीज करेगा उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं। अब ये कैटेकोलामाइन्स दो टाइप के हैं, पहला कौन सा है अपना एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन, या इसको एडीआर भी बोल देते हैं, एड्रीनालिन मतलब एडीआर, और दूसरा है नोर एड्रीनालिन या नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एड्रीनल मेडुला के दो हार्मोन होते हैं, कौन से, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये हार्मोन कब होते हैं, ये हार्मोन कब रिलीज होते हैं, जब इमरजेंसी कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन इमेजिन करो, मैं किसी जंगल में गया और वहां पे मेरे सामने क्या आ गया, एक शेर आ गया, एक खूंखार शेर मेरे सामने आ गया, तो क्या हो जाएगी मेरे लिए वो इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी, हाँ। अब या तो मेरे को शेर से लड़ना पड़ेगा ना, फाइट, या तो लड़ना पड़ेगा, या फ्लाइट मतलब वहां से मैं उड़ जाऊंगा, मतलब वहां से भाग जाऊंगा। तो इन हार्मोन्स को, है ना, देखो वैसे तो एड्रीनालिन के लिए ज्यादा अच्छे वर्ड यूज होते हैं ये वाले सारे, बट एनसीईआरटी में कॉमन ही दिया हुआ है कि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या फिर फाइट हार्मोन बोलते हैं, या फिर फ्लाइट हार्मोन्स इनको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन के दौरान या अचानक से कोई स्ट्रेस कंडीशन आई उस दौरान ये रिलीज होते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन की। देखो फंक्शन को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अभी जो मैंने सिचुएशन बताई थी ना कि मेरे सामने जंगल में शेर आ चुका है, उसी सिचुएशन को याद करो, सारे फंक्शन अपने आप बनते चले जाएंगे। देखो मेरे सामने अगर शेर आ जाए तो अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस मेरी इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट सी बात है, ठीक है। प्यूपिलरी डायलेशन, मेरी प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी कि ये क्या देख लिया मैंने जंगल में, है ना। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, पाइलो इरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। शेर को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वेटिंग, सीधी सी बात है यार, शेर देख लोगे तो स्वेटिंग, पसीना तो आएगा ही आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। अब शेर को देखोगे यार तो हार्ट बीट तो इंक्रीज हो जाएगी, दिल धक 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 करेगा, है ना। नेक्स्ट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ना पूरे सांस चढ़ जाएंगे, है ना, जल्दी जल्दी सांस लोगे, सांस हांफने लग जाओगे। तो ये सारी चीजें तो शेर से अपनी याद हो गई, कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब वो वाली चीजें तो याद रह जाएंगी, बट ये भी एनसीईआरटी में फंक्शन दिए हुए हैं कि इसके एड्रीनालिन के और नॉन एड्रीनालिन के ये भी फंक्शन होते हैं। ये आपको पक्का भूलेगा ना, वो याद रह जाएगा। इसको याद रखना है अच्छे से कि क्या करते हैं कि एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन लिपिड्स
लिपिड्स प्रोटीन्स, है ना, ये क्या करते हैं, देखो सबका ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन, लिपिड का भी ब्रेक डाउन और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोजन का जब ब्रेक डाउन होगा तो किसमें होगा, इनटू ग्लूकोज के अंदर होगा, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बॉडी के अंदर, या बोलो अच्छे से बोलो कि ब्लड के अंदर ये वाले हार्मोन क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को इंक्रीज यानी अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बातें थी इसमें। अब देखो इसमें ध्यान से देख लो, अपने सारे ग्लैंड्स हो चुके हैं, पिट्यूटरी अपना हो चुका है, पीनियल हो चुका है, थायराइड हो चुका है, एड्रीनल हो चुका है, पैंक्रियाज हो चुका है, थाइमस हो चुका है, अब पैराथायराइड भी हो चुका है। अब नेक्स्ट अपने कौन सा आया, गोनड्स। अब गोनड्स में अपने पास आएंगे, मेल्स के अंदर आ जाएंगी टेस्टिस और फीमेल के अंदर आएंगी ओवरी, ठीक है। अब टेस्टिस और ओवरी को कहां पढ़ते हैं हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। यहां पढ़ के मजा खराब नहीं करेंगे ना, नहीं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या मक्खियां मारेंगे, तो यहां इनको नहीं पढ़ेंगे, वहीं इनका फ्लो बनेगा और वहीं इनको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो अपना हो गया कंप्लीट। अब अपने बचते हैं अदर ऑर्गन्स मतलब बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब इन पे करते हैं बात। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हार्ट की, ठीक है। हार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो हार्ट में होता है एट्रिया। देखो हार्ट में क्या होता है, अपने पास एट्रिया होता है, वेंट्रिकल होती हैं। तो जो एट्रिया होता है ना, तो एट्रिया की जो वॉल होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं, वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम क्या होता है, ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि हार्ट में जो एट्रिया होता है, उस एट्रिया की वॉल्स जो होती हैं वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर यानी ANF, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो ANF करता क्या है, ये करता है ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। अब ब्लड वेसल जब डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर अपना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बना कि ANF अपने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा याद करने लायक कुछ भी नहीं है। हार्ट में है एट्रिया की हैं दीवारों ने सिक्रेट किया ANF यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, और उसने क्या किया, ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया। अब ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली अपना डिक्रीज यानी कम हो जाएगा, ठीक है। हार्ट अपना क्लियर है। अब हार्ट के बाद हम बात करते हैं किसकी बारे में, किडनी के बारे में, कि किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। पूरा फ्लो पकड़ना है ना, डिजाइन देख रहे हो कितना मस्त है, डिजाइन बहुत मस्त बना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो किडनी में होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, है ना, एक एक बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। किडनी के अंदर होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। अब देखो यहां पे सिंपल सारी चीजें अपने आप बन गई। देखो पोइसिस का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन करना, और इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, मतलब ये इरिथ्रोसाइट की क्या करवाएगा, फॉर्मेशन कराएगा यानी रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी, है ना, आरबीसी की ये फॉर्मेशन कराएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किडनी के अंदर होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करेंगी जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। अब पोइसिस, देखो ये इरिथ्रोपोइटिन क्या कराएगा, फिर इरिथ्रोपोइसिस कराएगा। अब पोइसिस का मतलब होता है क्या, किसी चीज की फॉर्मेशन करना, इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, मतलब ये इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन कराएगा। इतनी बातें क्लियर है, किडनी क्लियर है, हार्ट क्लियर है, किडनी क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने GIT की यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहां से GIT से हमें 4 पेप्टाइड हार्मोन मिलते हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल कॉपी पेस्ट की जा रही है। GIT से 4 पेप्टाइड हार्मोन मिले, कौन से, पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा है सिक्रिटिन, नेक्स्ट है अपना कोलिसिस्टोकाइनिन यानी CCK, और लास्ट है अपना गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, GIT से अपने 4 पेप्टाइड हार्मोन मिले, एक गैस्ट्रिन, एक सिक्रिटिन, एक कोलिसिस्टोकाइनिन यानी CCK, और एक है अपना गैस्ट्रिक
इनहिबिटरी पेप्टाइडेज यानी GIP, ठीक है। अब इनके हम फंक्शन देख लेते हैं, इनके बारी बारी से फंक्शन देख लेते हैं। देखो गैस्ट्रिन क्या करता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, गैस्ट्रिन मतलब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में, है ना, नाम से ही पता लग रहा है। गैस्ट्रिन मतलब ये एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टमक के ग्लैंड्स, अब स्टमक के ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा तो स्टमक में क्या स्टिमुलेट कर सकता है, सिंपल सी लॉजिकल बात है यार। स्टमक में क्या होता है, अपना HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, उनको वो स्टिमुलेट करा देगा। तो गैस्ट्रिन तो सिंपल है, ठीक है। अब देखो सिक्रीटिन का भी मैं आपको गैस्ट्रिन से ही याद कराऊंगा। देखो गैस्ट्रिन ने क्या किया, HCl को बढ़ा दिया, यानी एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर दी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। मैं सिक्रीटिन आपको याद करवा रहा हूं गैस्ट्रिन की हेल्प से। देखो गैस्ट्रिन ने क्या किया, HCl को क्या कर दिया, बढ़ा दिया अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में, मतलब एसिडिक कंडीशन उसने क्रिएट कर दी। अब उन एसिडिक कंडीशन को ठीक करने के लिए अपना आया सिक्रीटिन, है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूं। सिक्रीटिन ने क्या किया, फिर पेनक्रियाज पे एक्ट किया। पेनक्रियाज भी कौन सा, अपना एक्सोक्राइन, है ना। देखो डाइजेस्टिव में पढ़ रहे हैं GIT, तो एक्सोक्राइन ही अपने को पढ़ना है। एंडोक्राइन तो अपना इंसुलिन और ग्लूकागोन वाला बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है। तो इसने क्या किया, पेनक्रियाज पे एक्ट किया, तो पेनक्रियाज से क्या निकला, अब सिक्रीशन किसकी हुई, वाटर की और बाइकार्बोनेट्स आयन की। अब वाटर भी और बाइकार्बोनेट्स आयन भी क्या करेंगे, इस एसिडिक सिक्रीशन को बैलेंस कर देंगे ना। याद करने का तरीका है। तो गैस्ट्रिन भी क्लियर है, सिक्रीटिन भी क्लियर है ना। बस ये याद रखें, देखो गैस्ट्रिन कहां था, नाम से ही हो रहा है स्टमक पे, और सिक्रीटिन अपना पेनक्रियाज पे। इस बात पे 10 स्टार लगा लो, सिक्रीटिन कहां है, पेनक्रियाज पे एक्ट कर रहा है ना, और वाटर और बाइकार्बोनेट्स को सिक्रेट करा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना कोलिसिस्टोकाइनिन यानी CCK। ये क्या करेगा, अपना पेनक्रियाज पे भी एक्ट करेगा और गोल ब्लैडर पे भी ये एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो पेनक्रियाज पे एक्ट करेगा तो पेनक्रियाज में क्या है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, उनको सिक्रेट करा देगा। और गोल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, अपना बाइल स्टोर होता है, तो वहां से ये बाइल जूस को सिक्रेट करा देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना लास्ट है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम से ही कवर हो रहा है कि गैस्ट्रिक यानी स्टमक, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट कर देगा, है ना। मतलब ये स्टमक की जो सिक्रीशंस हैं या स्टमक में जो मोटिलिटी है उनको इनहिबिट कर देगा। हाँ, स्टमक मतलब गैस्ट्रिक, है। तो GIP क्या करेगा, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी। तो ये अपना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो NCERT से बिछड़ के आपके सामने आई है एक ताजा पर्ची, है ना। बिछड़ के आई है इसलिए थोड़ी सी मायूस लग रही है, पर कोई बात नहीं। देखो NCERT में ये दिया हुआ है अपना कि पेप्टाइड हार्मोन कौन से, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, स्टीरोइड, ये है ना। तो इनको याद करना भी अपने आप में एक टास्क हो जाता है, भूल जाते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए ही मेरे को मजा आता है ट्रिक बनाने में, है ना। और बेकार ट्रिक नहीं बताऊंगा, अच्छी ट्रिक बताऊंगा, लॉजिक वाली ट्रिक बताऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगी, हमेशा याद रहेगी। देखो हम पहले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, हॉर्मोन्स कौन से हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, pH इज इक्वल टू pH। pH को क्या करो, pH के इक्वल कर दो, ठीक है। अब इस pH का मतलब क्या, देखो सारे हार्मोन P से हो रहे हैं ना अपने, पेप्टाइड P से, पॉलीपेप्टाइड P से, प्रोटीन P से, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, और H से अपना आ गया हार्मोन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इक्वल कर देंगे pH के यानी P से अपना आ जाएगा पेनक्रियाज, और P से ही अपना आ जाएगा पिट्यूटरी, और H से अपना आ जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब पेनक्रियाज के हार्मोन कौन से हैं, अपने पास इंसुलिन है और ग्लूकागोन है, और पिट्यूटरी के देखो पिट्यूटरी हार्मोन कवर हो गया, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक हार्मोन कवर हो गया। तो इजीली, बहुत इजीली हमने ये याद कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, कौन सा, स्टीरॉयड हार्मोन। इसमें कौन से, कोर्टिजोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। देखो बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखो स्टीरॉयड वर्ड को पढ़ के देखो, स्टीरॉयड वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आता कि कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, कोई केमिकल है ना। तो स्टीरॉयड वर्ड सुनते ही दिमाग में आना चाहिए केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे ओल है ना, अल्कोहल का ओल हो गया, ये ओल भी अल्कोहल का है। ऑन किसका है, कीटोन का है। प्रोजेस्टेरोन, इसमें भी ऑन आ रहा है तो कीटोन का है। तो सिंपल सी बात है भाई, जिस भी हार्मोन के पीछे आपको फंक्शनल ग्रुप यानी केमिस्ट्री दिख जाए उसको डाल दो स्टीरॉयड वाले में ना, कोर्टिजोल, टेस्टोस्टेरोन,
एस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरोन। कुछ भी याद नहीं किया, ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है क्या, आयोडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन। इसमें तो कुछ याद करने का नहीं है, आयोडो यानी आयोडीन से भी याद आ जाएगा, और थायराइड हार्मोन तो होते ही क्या हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और अमीनो एसिड वाले को आप ए को ए से मैच करा दो, ए को ए से मैच करा दो, ए फॉर अमीनो, ए फॉर एड्रीनालिन, है ना। एड्रीनालिन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एपिनेफ्रिन, है ना। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल इजी हो गया। अब देखो हम हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। देखो हार्मोन्स यहाँ पे अपने पास दो टाइप के हैं, एक होंगे अपने फैट सोल्यूबल और एक होंगे बिना फैट सोल्यूबल। ऐसे याद रख लो, एक फैट सोल्यूबल, एक बिना फैट सोल्यूबल। अब सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि जो अपनी ये फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी होती है, किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। तो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लिपिड की बनी हुई है तो जो फैट सोल्यूबल हार्मोन होंगे वो डायरेक्ट अंदर एंट्री मार जाएंगे, बट जो फैट सोल्यूबल नहीं है वो क्या है, डायरेक्ट अंदर एंट्री नहीं मार सकते। तो बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो हार्मोन फैट सोल्यूबल नहीं है ना, या बोलो कि प्रोटीन हार्मोन उनको बोल लो, है ना, जैसे कि FSH। अब ये डायरेक्ट अंदर एंट्री तो मार नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, अपना एक तरीके से वो होता है ना डाकिया, एक पोस्टमैन को भेजेंगे ना। पोस्टमैन क्या है, अपना सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हार्मोन आया, मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी मैसेंजर की। सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा हो सकता है, साइक्लिक AMP हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, और ये आगे जाके अपना फिर जो भी हार्मोन आया था जिस भी काम के लिए, वो आगे बॉडी में अपना रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम फैट सोल्यूबल हार्मोन की। फैट सोल्यूबल क्या है, अंदर घुस जाएगा, है ना। ये हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन है, फैट सोल्यूबल है ना। लिपिड हार्मोन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन के ऐसे अंदर घुस गया, और आगे अंदर क्या था, इसका हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट था। अब ये रिसेप्टर पे बाइंड करके क्या बना देगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बॉडी के जीनोम, है ना, जो DNA है अपना, जो भी है मतलब अपना जीनोमिक, आप समझ गए ना, जीनोम के साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। और इसके साथ इंटरेक्ट करके जो भी इस हार्मोन का फंक्शन है, जैसे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का जो भी फंक्शन है वो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा।